आज का हमारा चैप्टर है 7th चैप्टर, क्लास 12th, बुक पॉलिटिकल साइंस की सेकंड, जिसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। अब 7th चैप्टर का नाम क्या है? पॉपुलर स्ट्रगल्स। पॉपुलर स्ट्रगल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अक्सर हमारे माइंड में एक कंसेप्ट रहता है कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जब कंट्री में कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिशर्स का रूल था, या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड जब यूरोपियन रूल था, बेसिकली इसे एलियन रूल कहा गया, उस टाइम पर काफी सारी मूवमेंट्स हुई। इन मूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीडम स्ट्रगल की मूवमेंट। लेकिन ऐसा परसीव किया जाता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस शायद इस तरह की चीजें नहीं हुई। आफ्टर इंडिपेंडेंस भी बड़े लेवल पर काफी सारी मूवमेंट्स हुई, और वो मूवमेंट से आपको काफी सारी चीजें कलेक्ट होंगी कि एक एक्चुअल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि कौन रूल कर रहा है। ये एक लेवल तक इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस वे में रूल कर रहा है, एक्चुअल में इसका इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, दैट इज इंपॉर्टेंट। और सोसाइटी इस चीज में डिस्क्रिमिनेट नहीं करती कि जो रूल कर रहा है वो हमारे सेक्शन, क्लैन, ग्रुप या कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो उसका रूल लेजिटिमेट है, चाहे वो बेनिफिट्स दे रहा है सोसाइटी को या नहीं, चाहे वो डाउन ट्रोडन सेक्शन की बात सुन रहा है या नहीं। सोसाइटी डेमोक्रेसी में ऑलवेज उसे ही इंस्टॉल करती है और सस्टेन कराती है जो एक्चुअल में डिफरेंट वॉइसेस को एकोमोडेट करे, जो ओवरऑल राउंड डेवलपमेंट करे पूरी कंट्री की, और सभी सेक्शंस को उस डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में एकोमोडेट करके चले। तो कुल मिला के इस चैप्टर से हमें ये समझ आएगा कि वही नेहरू, वही जयप्रकाश नारायण, वही महात्मा गांधी, जब भी भारत में ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रेस पे सेंसरशिप लगाई जाती थी, या ट्रेड यूनियंस या पीजेंट मूवमेंट्स या स्टूडेंट यूनियंस, इनके ऊपर किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन लगाई जाती थी, तो इनके द्वारा पुरजोर विरोध किया जाता था, क्योंकि कंट्री एकजुट थी, एनिमी कॉमन था, वो थे ब्रिटिशर्स। लेकिन वही लीडर्स जो कभी फ्रीडम फाइटर थे और बाद में जब कंट्री के टॉप मोस्ट पॉलिटिकल लीडर बने, उनके टाइम पर भी वो चीज़ें की गई हैं, प्रेस सेंसरशिप्स लगी हैं, ट्रेड यूनियन और अदर ग्रुप्स के ऊपर बैन भी लगे हैं। ये आपने इमरजेंसी के पीरियड में पढ़ा। और फिर अल्टीमेटली आज देशवासियों की अपने लोगों की सरकार है, लेकिन फिर भी मूवमेंट्स एग्जिस्ट कर रही हैं। एक्चुअल बोन ऑफ कंटेंशन क्या है? देश क्या चाहता है सही में? लोकतंत्र की खूबसूरती कहाँ पे है? व्हाई डेमोक्रेसी इज सो ब्यूटीफुल कि वो इतने सारे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि आप उस डेमोक्रेसी को, जो कि शायद काफी इम्परफेक्ट फॉर्म में है, उसे डे बाय डे परफेक्ट बनाए। तो अब जब हम ये वैल्यूएट करते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर कौन से बेटर एरियाज ऑफ पॉलिटिक्स हैं, जिसमें से ऑटोक्रेसी भी है, सिंगल पार्टी रूल भी है, तो अल्टीमेटली बहुत इम्परफेक्शंस तो हैं डेमोक्रेसी में, लेकिन डेमोक्रेसी इन अदर सेगमेंट्स के कंपैरिजन में इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप बहुत है। आप इसे इसकी बेस्ट फॉर्म तक ले जा सकते हैं, जबकि अदर जो हैं लिमिटेड है, अदर एरियाज ऑफ पॉलिटिक्स रुक जाते हैं, अदर टूल ऑफ पॉलिटिक्स रुक जाते हैं। आज इसी तरह से लोकतंत्र को उसकी खूबसूरती तक पहुंचाने के कुछ हथियार, औजार या टूल के बारे में जिक्र करेंगे पॉपुलर स्ट्रगल्स की फॉर्म में। हमने 1950s मार्च मंथ में जब प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ, उसके बाद जब 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, उस टाइम पर हमने ये कंसिडर किया कि हमारी कंट्री को कहीं ना कहीं एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी की फॉर्म पे बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखने हैं, जैसे कुछ कोर एरियाज हैं और कुछ हैवी एंड बेसिक एरियाज हैं जहां पर प्राइवेट प्लेयर कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा इनिशियली। और दूसरा हमारे सामने ये टारगेट था कि कैसे प्लैंड एंड सस्टेनेबल ग्रोथ कराई जा सके, यानी कि एक ऐसी ग्रोथ हो जो डेली रूटीन के शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स तो पूरे करे ही, लेकिन उन ऑब्जेक्टिव्स को लॉन्ग लाइफ में सेल्फ जनरेटिंग, सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए परमानेंट सॉल्यूशंस भी करे, और देश इतना लैस हो जाए बुनियादी सुविधाओं से, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से,
कि आने वाले समय में स्टिमुलेशन बेस्ड या फिर बूस्टर बेस्ड, पैकेजेस बेस्ड इकोनॉमी नहीं, एक सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी डेवलप हो, जो अपने भीतर से ही कैपिटल जनरेट करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है एंड डाइवर्सिफाइड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव सेटिस्फाई करने में मदद करती है। इस तरह की इकोनॉमी का हमने सपना देखा। वेरी बेसिक अप्रोच ऑफ द 5 ईयर प्लान, अगर आपसे कोई 2 वर्ड्स में पूछे, आपको 2 वर्ड्स में आंसर क्या करना है? ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ इज द फोरमोस्ट एस्पेक्ट, बट व्हाट इज द लॉजिक ऑफ ग्रोथ विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन? एक बहुत ही नोबल कंसेप्ट ये था कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, वेल्थ शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए सभी सेक्शंस में। 1970s तक हमने प्लानिंग पीरियड के इस फर्स्ट गोल को तो कहीं ना कहीं थोड़ा अचीव किया, ग्रोथ, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन वाले गोल में हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से गिर गए। उसी के फेलियर की वजह से जन्म लेंगी अब बहुत सारी पॉपुलर मूवमेंट्स। सबसे पहली बात, हम इन्हें पॉपुलर मूवमेंट्स क्यों कहते हैं? कोई भी वो प्रोसेस या कोई भी वो मूवमेंट जिसमें बड़े स्तर पर आम जनमानस की भागीदारी है, पॉपुलेशन की, वो चीज पॉपुलर है, दैट इज पॉपुलर मूवमेंट। अब अल्टीमेट एस्पेक्ट क्या है कि ये सभी की सभी मूवमेंट्स इशू स्पेसिफिक थी इनिशियली। कोई मूवमेंट फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ट्राइबल कम्युनिटीज की लाइवलीहुड और उनके सोशल कंसेप्ट से जुड़ी हुई है, जो लेटर वे में डेवलप होगी इकोलॉजिकल और बायोडाइवर्सिटी के कंसेप्ट में। कोई मूवमेंट इनिशियली जस्ट बिगन हो रही है एज अ फार्मर मूवमेंट, जो डेवलप हो जाएगी बड़े स्तर पर कि इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होनी चाहिए, इकोनॉमिक प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंस किसको देना चाहिए। मतलब लार्जर क्वेश्चन कि हमने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेथड अपना रखा है, क्या वो रेलेवेंट है इंडियन सर्कमस्टांसेस में या नहीं। तो कुल मिला के ये इस तरह से वाइडर एस्पेक्ट डेवलप होगा। कुछ मूवमेंट यूथ मूवमेंट से शुरू होंगी और कैसे वो पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगी, लेकिन नॉन पार्टी, इन्हें नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस कहा जाता है, जिसमें यूथ कंट्री का पॉलिटिक्स में हिस्सा तो ले रहा है लेकिन पार्टी फॉर्मेशन नहीं कर रहा, इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं कर रहा। एंड दिस इज माइंड ब्लोइंग एस्पेक्ट। ये चीजें अगर इंटैक्ट रह जाती, आज भारत बहुत आगे चला जाता। लेकिन कैसे 1970s में सभी की सभी मूवमेंट एक्चुअल टारगेट ग्रुप्स के बेनिफिट के लिए शुरू हुई, लेकिन 1990s तक आते कैसे ये सेल्फ बेनिफिट में कन्वर्ट हो करके अपनी मास पॉपुलेशन बेस को लूज कर गई और इररेलेवेंट हो गई। दैट इज द कंसेप्ट। आज हम सीखेंगे कि कितने सारे डाइवर्सिफाइड एरियाज, प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास राजनीतिक गलियारों में अपनी बात पहुंचाने के, और समाज कैसे इन डिफरेंट पॉपुलर मूवमेंट्स को एज अ पॉलिटिकल लेबोरेटरी यूज करता है, और पॉलिटिकल पार्टीज के पास कैसे एक रेडीमेड अवेलेबल मटेरियल होता है जिसे वो पॉलिसी फॉर्मेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। शुरुआत करते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट, दैट इज चिपको मूवमेंट ऑफ उत्तराखंड। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट। स्टॉप करना। हम स्टार्ट करेंगे चिपको मूवमेंट। देखिए, उत्तराखंड में 2-3 गांवों से शुरू हुई ये कहानी है, खास तौर पे चमोली का इलाका, उत्तराखंड का चमोली इलाका। आपको क्वेश्चन आएगा तो चमोली याद रखिएगा। यहाँ पर राख के पेड़ होते हैं, एश ट्री। आपने शायद नहीं सुना है, देखा होगा। आप हिमालय जाइए, एश ट्रीज आपको बड़े आसानी से दिख जाएंगे। डेसिडियस ट्रीज होते हैं ये, डेसिडियस ट्रीज होते हैं, यानी कि मानसूनी पेड़ जिन्हें हम कह सकते हैं, जो पत्ते गिराते हैं अपने खास मौसम में, इकट्ठे पत्ते गिराते हैं। इन पेड़ों की खासियत होती है कि इसके बार्क जो होता है बहुत फ्लेक्सिबल होता है, और इसमें से काफ़ी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्किन डिजीजेस को ट्रीट करने में काम आती हैं। सेकंड, इसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये बड़े पैमाने पर लचकदार होता है, इसलिए इससे हम काफ़ी सारे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट बना पाते हैं। इसे ढालने में, मोड़ने में, कन्वर्ट करने में बहुत ईजी रहता है। और सख्त मिट्टी पर, ज़मीन पर, पहाड़ी ज़मीनों पर जब ये इक्विपमेंट चलाए जाएं, ये इतने फ्लेक्सिबल रहते हैं कि जानवरों को, बैल को स्ट्रक नहीं करते और अपने आप को एकोमोडेट कर लेते हैं सॉइल कंडीशन के साथ। इसलिए इनकी खास ज़रूरत रहती है पहाड़ी लोगों को सारे संद छंद बनाने के लिए। खेती बाड़ी के लिए जितने भी संद इस्तेमाल होते हैं इन पेड़ों से बनते हैं।
तो कुल मिलाकर के एक मूवमेंट का जिक्र किया गया है कि पॉपुलर मूवमेंट कितने डाइवर्सिफाइड एरियाज में होती है। तो पहला डाइवर्सिफाइड एरिया है चिपको मूवमेंट, और चिपको मूवमेंट देखिएगा कैसे अपने आप को चेंज करेगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। 1970 का दौर है, बिगिनिंग ऑफ द 1970s है, डिकेड पूरा, ये पूरा डिकेड ही कैओस का डिकेड है, आपको पता है, और इसी डिकेड में सारी चीजें घटित होंगी। चिपको मूवमेंट क्या है? सिंपली कोई भी पेड़ है उसे लोग जाके गले लग जाते थे, चिपक जाते थे, और वो पेड़ फिर कोई काट नहीं पाता था। मतलब आप पेड़ को काटने आए हैं और लोगों ने उस पेड़ को जाकर के हग कर लिया है, गले लगा लिया, चिपक गए। ऐसा क्यों हुआ? गांव के लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से 2-3 पेड़ काटने की अनुमति मांगी। वो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट बनाना चाहते थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन्हें ये अनुमति नहीं दी, और उसी प्लॉट पे, उसी लैंड पे एक स्पोर्ट्स गुड्स बनाने वाली इंडस्ट्री को वो प्लॉट और वो ट्रीज यूटिलाइज करने की परमिशन दे दी, जिसने रातों रात सारे पेड़ गिरा दिए। वो 3 पेड़ों की परमिशन मांग रहे थे, उसने सारे ही गिरा दिए। इस चीज ने लोगों को एजिटेट कर दिया कि अल्टीमेटली ये जो लैंड है, ये जो वाटर है, ये जो फॉरेस्ट है, सदियों से हमने सहेज के रखा है, प्रिजर्व किया, प्रोटेक्ट किया, और हमने ही प्रमोट किया। इसके यूजेज पूरी दुनिया को हमने बताए हैं। किसको पता था कि ये फॉरेस्ट के ये यूजेस हो सकते हैं? हमने एक्सप्लेन किए। और उसके बाद आज एक ऐसा सिस्टम एस्टेब्लिश है जिसमें कहा यह जाता है कि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लेकिन हमारे ही रिसोर्सेज हमारी आंखों के सामने किसी और को एक्सेस करने को दिए जो आउटसाइडर था, हमें एक्सेस करने को नहीं दिए जिसके हेरिटेज राइट बनते हैं, कल्चरल राइट बनते हैं। फिर ये कैसा हुआ डेमोक्रेटिक सिस्टम? तो 1970s का वो पीरियड है, ये बहुत बड़ी बात थी। वर्ल्ड लेवल पर सभी कम्युनिटीज इंडिया को देख रही थी। वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और स्ट्रक्चर जिसे एस्टेब्लिश करने में हमने इतने साल मेहनत की, वो अब फुटिल थी। यानी कि देश के बड़े सारे ऐसे अलग अलग तबके थे, जैसे वुमेन थी, जैसे स्टूडेंट थे, जैसे दलित थे, आदिवासी थे, जैसे विलेज एग्रेरियन सोसाइटीज थी, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर थे। इन्हें अब डेमोक्रेसी नहीं चाहिए थी। इनका कहना यह था कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में हमें एकोमोडेट नहीं किया जा रहा, और हम कभी आएंगे भी नहीं आगे, हमारा कभी आवाज नहीं सुनी जा सकती, तो हमें ये सिस्टम नहीं चाहिए, इसका सोल्यूशन किया जाना चाहिए, इसको चेंज किया जाए। तो कुल मिलाकर के चिपको मूवमेंट में भी एजिटेशन की शुरुआत यहाँ से हुई और सिस्टम आगे बढ़ा। सिस्टम कैसे आगे बढ़ा? जनता ने एक कदम आगे बढ़ करके आवाज उठाई कि अल्टीमेट एस्पेक्ट यहाँ पर यह है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन जब की जाती है इन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, तब हमें असिमिलेट नहीं किया जाता। अगर हमारा कंट्रोल हो डिसीजन मेकिंग पावर में कि ये लैंड, ये वाटर, ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज कैसे, क्यों और कौन यूज करेगा, तो ही एक्चुअल में ये बेनिफिट हमें दे पाएंगे और हम इनसे कुछ लाभ उठा पाएंगे। और दूसरी बात, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर एक देखिए कि डेमोक्रेसी को एक्सपेंड करने की बात हुई है, वो पीपल पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र को उतारिए, जो सही में स्टेक होल्डर है उस एरिया के, आप उन्हें तो जगह दीजिए पॉलिसी मेकिंग में। यानी कि आपको क्या करना चाहिए? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और पीपल पार्टिसिपेशन करना चाहिए। लेकिन इसे में पेड़ को ही बचाने की बात हो रही है, और बात ये की जा रही है कि हमें हमारे बेनिफिट के लिए यूज करने को पेड़ मिले। फिर यहाँ से एक सवाल और पैदा होता है, किसके बेनिफिट के लिए कितना पेड़ यूज होगा, और बेनिफिट उस कॉन्ट्रैक्टर का या बेनिफिट हमारे विलेज का? क्या पेड़ों की लाइफ सिर्फ बेनिफिट पे टिकी हुई है? क्या इन फॉरेस्ट पे हमारी विलेज सोसाइटी, लुक दिस इज वेरी बिग क्वेश्चन, इसने पूरी दुनिया को चेंज किया था। चिपको मूवमेंट वर्ल्ड की वन ऑफ द फेमस मूवमेंट है, और एनवायरमेंट की फील्ड में इंडिया की ये पहली मूवमेंट है। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चंस विलेज ने ये किया कि क्या हमारे एरिया में आने वाले ये फॉरेस्ट पे सिर्फ हमारा राइट है? फॉरेस्ट का एनवायरमेंट में रोल क्या है? क्या पूरे वर्ल्ड का इसमें स्टेक नहीं है? क्या ये जलवायु परिवर्तन में, या एनवायरमेंट में, सॉइल फॉर्मेशन में, इकोलॉजिकल बैलेंस में, जीव जंतु पशु पक्षी जो दूर दराज से आते हैं उनके हैबिटेशन के वे में रोल प्ले नहीं करता? तो फिर ये भी ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच निकल करके आई कि इस फॉरेस्ट पे सिर्फ हमारा एक्सक्लूसिव राइट नहीं बनता कि हम यहाँ रहते हैं, सिर्फ उसका एक्सक्लूसिव राइट नहीं बनता गवर्नमेंट का कि उसने कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दे दिया। इस एनवायरमेंट में पूरी की पूरी नेशनल और वर्ल्ड कम्युनिटी का स्टेक है। इसका रोल है इंपॉर्टेंट नेचर में, क्योंकि नेचर ने इसे दिया है, तो नेचुरल बैलेंस इंस्टॉल करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया जाए ताकि इकोलॉजिकल और बायोडाइवर्सिटी बैलेंस मेंटेन रहे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट थर्ड एस्पेक्ट, इकोलॉजिकल और बायोडाइवर्सिटी बैलेंस जब इंस्टॉल करने की बात आएगी,
किसके लिए ये करना है? एक्चुअल में ये किसके लिए करना है? इंसानों को मार के ही इन्वायरमेंट को इंस्टॉल कर लो। पता लगे कि इंसान मरते चले जा रहे हैं, आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते क्योंकि वन विभाग वहां पे जंगल लगा रहा है, और इसकी वजह से पता लगा 200 गांव मर गए भूखे। आप पानी का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि जो वाटर कंजर्वेशन मिनिस्ट्री है उसने वाटर को कंजर्व कर दिया, पता लगा लाखों लोग प्यास से मर गए। एक्चुअल में हमें एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को, बायोडाइवर्सिटी को बैलेंस करना है। फॉर होम? फॉर द सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज की जनरेशन को रिसोर्सेज यूज करने हैं अपने बेनिफिट के लिए, लेकिन फ्यूचर जनरेशन को कंसिडर करके कि ये जनरेशन उन्हें भी, उन जनरेशन को भी ये मिल सके। तो अब यहां पर बात आती है कि गवर्नमेंट टोटल बैन ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, रेलेवेंट एस्पेक्ट इज फार बेटर। ताकि अभी आपके प्रभाव में तो गवर्नमेंट टोटल बैन करेगी, आने वाले समय में ना आप रहेंगे ना सरकारें, सब बदल जाएगा। फिर क्या होगा? फॉरेस्ट का तरीका वो अपनाइए जो लॉन्ग टर्म में सेल्फ सस्टेनेबल हो, ना कि फोर्स्ड सस्टेनेबल। आप पॉलिसी के थ्रू फोर्स मत करिए, सेल्फ सस्टेनेबल बनाइए। तो उन्होंने ये कहा कि स्मॉल इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप की जाए, और स्मॉल इंडस्ट्रीज को लो कॉस्ट मटेरियल गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, एक्सेस करने को दे नहीं फॉरेस्ट से। हम टोकरियां बनाते हैं, छोटे इक्विपमेंट्स बनाते हैं, एग्रीकल्चर हैंडीक्राफ्ट मटेरियल बनाते हैं, हम मेडिसिन बनाना जानते हैं, ये सारी चीजें हमें बनानी आती हैं। तो बिग ह्यूमंगस इंडस्ट्री को जाके सर्व करने से बेटर है लाइवलीहुड ही अगर क्रिएट करनी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज को क्रिएट किया जाए और उनको समर्थन दे गवर्नमेंट लो कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड करके, ना कि एक बड़ी पेपर पल्प इंडस्ट्री खड़ी कर दी जाए जो रातों रात जंगल काटती है और जिसे जंगल से कोई लेना देना भी नहीं। क्योंकि हम स्मॉल इंडस्ट्रीज को ये पता होगा कि हमारा बेसिक रिसोर्स बेस्ड फॉरेस्ट है, प्रिजर्वेशन ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। आपको पता है कि जो भी चीजें जंगल की पेड़ों से, लकड़ियों से आपको मिल रही हैं, आपका रोजगार ही वही है। पेड़ बचा रहेगा तो आप जिंदा है, पेड़ प्रिजर्व करने की ताकत अपने आप आ जाती है। लेकिन जब कोई आउटसाइडर आकर के एक रिसोर्स को सिर्फ बेनिफिट के लिए यूज करता है ना, और उसे पता है कि मुझे फिर कोई और फॉरेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, फिर वो सिर्फ और सिर्फ यूज करता है। दिस इज नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज हाई लेवल नेगेटिव डेवलपमेंट। तो ये कंसेप्ट उन्होंने दिया। तो अब यहाँ पर देखिए कितने इश्यूज इन्वॉल्व हो गए। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का इशू इन्वॉल्व हो गया, सोशल इशू इन्वॉल्व हो गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, इकोनॉमिक इश्यूज। अनदर एस्पेक्ट उनका कहना यह था कि फॉरेस्ट है, इसमें नेशनल अर्बन डेवलपर्स का भी रोल है, उन्हें भी पेपर और अदर प्रोडक्ट चाहिए। सस्टेनेबल वे में फॉरेस्ट टिम्बर का इस्तेमाल किया जाए, और वहां पर जो हमारे एरियाज के लोग दिहाड़ी करते हैं, लैंडलेस वर्कर जो वहां पे पेड़ काटने का, लकड़ियां काटने का, बाकी चीजों का काम करता है, उसका कितना का स्टेक है इस फॉरेस्ट पे, उसको क्या राइट मिलने चाहिए, उसके वेजेस को गारंटी कर दिया जाए, मैंने वेजेस फिक्स कर दिए जाए और गारंटी कर दिया जाए कि कॉन्ट्रैक्टर उसके साथ कोई भी मैनिपुलेशंस ना कर पाए। तो एक अप्रोच शुरू हुई थी पेड़ बचाने को लेकर के, वो अप्रोच धीरे धीरे इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की अप्रोच में बदली, वो अप्रोच धीरे धीरे पूरी तरह से सोशल अप्रोच में कन्वर्ट हुई। दिहाड़ीदारों को दिहाड़ी मिले, उनकी लाइवलीहुड को इंश्योर किया जाए। किस तरह से उसने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लो कॉस्ट मटेरियल, इन चीज़ों का समर्थन किया, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में बदली, सोशल इकोनॉमिक हर एस्पेक्ट को टच किया। एंड द माइंड ब्लोइंग एस्पेक्ट ऑफ चिपको मूवमेंट इज पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि जो वहाँ के नेटिव हैं उन्हें रिसोर्स मैनेजमेंट में स्टेक दीजिए, उन्हें पॉलिसी मेकिंग में लेके आइए, उन्हें डिसीजन मेकिंग में लेकर के आइए। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक कोई प्लानिंग रेलिवेंट नहीं है। यानी कि इंडिया ने दो गलतियां एक साथ ही कर दी हैं। इंडिया ने इकोनॉमिक ग्रोथ भी बोला कि ऊपर से नीचे आएगी, ट्रिकल डाउन थ्योरी, और पर्कोलेशन हो जाएगा छन्नी की तरह छन छन के। और इंडिया ने डेमोक्रेसी भी ये बोला ऊपर से नीचे आ जाएगी, ग्रास रूट लेवल तक, सेंटर से स्टेट, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से विलेज। ऐसा नहीं था। जितनी ह्यूमंगस कंट्री जिसमें उस समय 70, 80, 90 करोड़ जनसंख्या है और इतनी डाइवर्सिफाइड सोसाइटीज, यहाँ पे दो ही चीजें कामयाब हो सकती हैं, पिरामिडल अप्रोच। जब सारी पॉपुलेशन ही बेस पे कंसंट्रेट कर रही है, आप ऊपर से नीचे देंगे तो नेचुरली ऊपर मैक्सिमम ठहरेगा, और कितनों के हाथ में ठहरेगा? मुट्ठी भर के हाथ में। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कैसे नहीं होगा? अब नीचे से ऊपर देते तो नीचे बंदे भी ज्यादा, रिसोर्स भी ज्यादा, फिर उनके बाद जब ऊपर जाता तो लोग भी कम हो जा रहे थे, रिसोर्स भी कम हो जा रहे थे। वेरी गुड। तो ये चीज नहीं अपनाई गई। ऐसा कहा गया कि नॉलेज बेस नहीं है लोगों के पास, इलिटरेसी है, डाइवर्सिटी बहुत है, कम्युनल अदर एस्पेक्ट्स। तो कुल मिलाकर के ये वही देश है जिसने
1951 में लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव भी बड़े बेहतर तरीके से कराए थे। ऐसा कुछ भी नहीं था। ये वही देश है जिसमें 1885 में कांग्रेस का जन्म होने से बहुत पहले 1720 के जमाने से ही पीजेंट और ट्राइबल मूवमेंट्स हो रही हैं। इन्हें पता है हमें कैसे नील विद्रोह करना है, इन्हें पता है कैसे हमें जूट इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाना है, ये सब जानते हैं। कुल मिला के अपनी ज़रूरतें सभी पहचानते हैं और ये इन्हें पता था। अल्टीमेटली वहीं से क्रांतिकारियों का भी जन्म हुआ है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें फेल हुई और ये हमें प्रोजेक्ट भी हुआ। 1946 से ही गुजरात के खेड़ा के इलाके से जब मिल्क एनिमल हस्बेंड्री वाला एक ग्रुप अपनी कोऑपरेटिव बना करके इतनी डेवलप कर सकता है कि भारत सरकार को उसका एग्जांपल देख के 1970s में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाना पड़ गया और उसके बेसिस पर मिल्क रेवोल्यूशन हुआ, तो फिर वो सब करना जानते हैं। और इसी तरह से अगर 1970s में और ऑर्गेनाइजेशन भी बनती ना, ग्रास रूट लेवल को ऑब्जर्व करने के बाद, वो बहुत रेलिवेंट होती। आज ऑपरेशन फ्लूड वर्ल्ड में फेमस है, आज हम मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट्स के वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो कुल मिलाकर के इन चीज़ों में दिक्कत आई। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा, अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि चिपको मूवमेंट क्या थी, बच्चे लिखते पेड़ों को बचाने की मूवमेंट थी। यस वो थी, लेकिन सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक मूवमेंट भी थी। इसका लाभ क्या हुआ कि सरकार ने अगले 15 साल तक हिमालय में पेड़ काटने की प्रतिबंध लगा दिया, प्रोहिबिशन, कि पेड़ नहीं कटेंगे। एक तरफ हमने ये मूवमेंट देखा, ओके। अब मूवमेंट शिफ्ट करते हैं और इसका नेचर भी शिफ्ट करते हैं। अब आते हैं पॉलिटिकल मूवमेंट्स पे। पॉलिटिकल मूवमेंट का क्या मीनिंग है यहाँ पर, ये क्या कहना चाहता है? स्टॉप। देखिए, जब भी मूवमेंट्स की शुरुआत होती है, पॉपुलर मूवमेंट की, वो कोई भी फॉर्म ले सकती है, पहली बात। दूसरा, वो आपके अपने आप को किसी भी एक एरिया में ही कंसंट्रेट करके रख सकती है, यानी कि एक लार्जर मूवमेंट डिफरेंट फॉर्म्स भी ले सकती है, या कोई भी एक मूवमेंट अपने आप को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में भी कंसंट्रेट करके रख सकती है। मोस्टली अगर हम मूवमेंट्स की बात करें, जो पॉलिटिकल नेचर की मूवमेंट है, ये अक्सर कन्वर्ट हुई हैं आगे जाके या तो सोशल मूवमेंट में या कोई ना कोई इकोनॉमिक मूवमेंट में। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल, भारत की आज़ादी के युद्ध की बात करें, जो फ्रीडम फॉर द स्ट्रगल थी, इसे एक सिंगल वर्ड में आप एक्सप्लेन करें तो ये नेशनल मूवमेंट था। क्लियर है? तो नेशनल मूवमेंट का वर्ड क्या रहता है? पॉलिटिकल मूवमेंट। लेकिन हमारी जो मूवमेंट थी ये बहुत यूनिक थी। इसने फ्रीडम के साथ साथ एक पॉलिटिक्स को गवर्न करने के सिस्टम की भी कवायद की कि व्हाट आफ्टर द ब्रिटिश देयर शुड बी डेमोक्रेसी। तो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी थी और उसने डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की बात की। सेकंड, ये जो डीप क्वेश्चन हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने किया, ये माइंड ब्लोइंग है पूरे वर्ल्ड लेवल में, इसका एग्जांपल कहीं नहीं मिलता कि व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग इज जस्टिस। कौन सा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और ये कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होंगी। मतलब हमारी फ्रीडम मूवमेंट एंटी कास्ट मूवमेंट भी थी, हमारी फ्रीडम मूवमेंट यूथ मूवमेंट भी थी, हमारी फ्रीडम मूवमेंट वर्कर मूवमेंट भी थी, ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी थी, पीजेंट मूवमेंट भी थी। कुल मिला के क्या नहीं किया हमारी फ्रीडम मूवमेंट में? सती प्रथा बैन करने की बात की गई है, विधवा पुनर्विवाह कराने की बात की गई है, विडो रीमैरिज कराने की बात की गई है, बाल विवाह को बंद कराने की बात की गई है, औरतों में एजुकेशन बढ़ाने की बात की गई है। ये सारा था हमारी फ्रीडम मूवमेंट। मतलब एक मूवमेंट पॉलिटिकल, उसकी ब्रांचेस देखिए, सोशल, इकोनॉमिक, कितनी सारी है। इसी तरह से एक सिस्टम ऐसा क्रिएट हुआ इंडिया में कि नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस का जन्म हुआ। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि नॉन पार्टी है फिर भी पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, ऐसा कैसे हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय द नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन? देखिए, इंडिया में जब आप रहते हैं तो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि कंट्री का ह्यूमन बेस, पॉपुलेशन बेस बहुत बड़ा है, इसलिए हमने डेमोक्रेसी तो चुनी है लेकिन इनडायरेक्ट, यानी कि सभी रूल्स, लॉज और लेजिस्लेशन सभी लोग मिलके नहीं बनाते, वो इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स बदले में सब देश के सभी लोगों के लिए कानून बनाते हैं। मतलब वो लोगों की एस्पिरेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं पे, यानी कि पार्लियामेंट में। अब जब हम ऐसा सिस्टम अपनाते हैं तो ऐसे में कैसे मान सकते हैं हम कि जस्ट 540 या लोकसभा राज्यसभा के 790 मेंबर पार्लियामेंट मिलके 130 करोड़ लोगों के लिए पॉलिसी बना देंगे? डेमोक्रेसी को इतना शैलो भी नहीं समझा जा सकता, इतनी ऊपरी नहीं हो सकती। इसे डीप बनाने के लिए क्या करते हैं? ठीक है, 790 मेंबर की वो लोग पार्लियामेंट है, लेकिन उस पार्लियामेंट में जो एक एक एमपी पहुंचा है
उसके पीछे पीछे हजारों हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की पॉलिटिकल पार्टियां हैं। हमारी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टियां जनता के विचार, उनका मूड, जनता को सीधा शामिल करती हैं एज अ मेंबर, और फिर वहां से जब पॉलिटिकल पार्टी के नेतागण अपने मेंबरों को चुनते हैं, वो जाकर के रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक ले जाने का काम करती है। आप देखेंगे गांव गांव देहात देहात में किसी को मोदी या किसी का चेहरा ना पता हो, लेकिन हाथी, पंजा, कमल पता है। गांव में चले जाइए, किसी पूछे वोट किसको, हाथी को, किसको, कमल को, पंजे को, झाड़ू को, साइकिल को। आप चले जाइए ये अखिलेश यादव यूपी में, वोट किसको, साइकिल को। और कुछ पता पुता है नहीं। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या होता है वो छोड़ो, हमको नहीं पता। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, वोट किसको डाले हैं, साइकिल को। तो पार्टी सिस्टम इज हाईली कंसंट्रेटेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले 20 सालों में लोगों का मोह भंग हो गया, कहते भाड़ में जाए ये पार्टी सिस्टम। वाई? 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, 1977 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी रिवोक की, उसके बाद जो जनता पार्टी ने देश के साथ खिलवाड़ किया, जनता पार्टी जो 2 साल में ढह गई, लोगों का विश्वास खत्म हो गया कि पार्टी सिस्टम। इंदिरा से छुटकारा के लिए जनता पार्टी को लेके आए, सभी सेक्शन अपने आप को जनता पार्टी में रिजेंबल करने लगे। अल्टीमेटली व्हाट इज जनता पार्टी? बेनिफिट्स। किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, मैंने आपको पढ़ाया कि कांग्रेस की पॉलिसीज को सिर्फ नाम बदल के एज इट इज कंटिन्यू। क्या यूथ का बेनिफिट हुआ जनता पार्टी से? क्या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का, आदिवासियों का उन्मूलन हुआ? नहीं। माइनॉरिटी ग्रुप्स को, उनके ग्रीवेंसेस को रिड्रेस किया गया? नहीं। जेंडर इनइक्वालिटीज को दूर किया गया? नहीं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस बैन हुए? नहीं। ये एट्रोसिटीज और बढ़े, तभी तो 1989 में एंटी एससी एट्रोसिटीज एक्ट लाना पड़ा। तो कुल मिला के जनता का मोह भंग हुआ पार्टी सिस्टम से, और जब जनता का मोह पार्टी सिस्टम से भंग होता है, तब मैकेनिज्म ही क्या बचता है अपनी बात निकालने का? एजर्शन, अजर्ट करना। अजर्ट माने खुद को स्ट्रांगली प्रोजेक्ट कर देना। तब एकदम से कॉमन प्रॉब्लम, कॉमन रिजल्ट और कॉमन एक्सपेक्टेशंस से प्रोत्साहित लोग एक साथ जुटते हैं और एक मूवमेंट की तौर से फट जाते हैं, आउटबस्ट हो जाते हैं। यही लोकतंत्र है। इसीलिए इन पार्टियों से मोह भंग होने के बाद कंट्री में जो यूथ था, इसकी नेचर बदल गई थी। अब 1950 से 1970 तक वो जो फर्स्ट ग्रेड का ग्रेजुएट यूथ फ्रॉम द एससी कम्युनिटी, फ्रॉम द एसटी कम्युनिटी, ये अब पुरानी चीजें बर्दाश्त करने वाला नहीं था। इसे मंदिरों में अब वो रिवाज पसंद नहीं थे कि आज भी सभी महंतों के पैर धुलवा करके, वो सदियों से चलती आ रही रिवाज कि दलित का पिता पूरा स्नान करेगा ना। अब ये ग्रेजुएट है, ये इंजीनियर है किसी बगल के कॉलेज से, और इसे ये सब बर्दाश्त नहीं। अब ये शेड्यूल ट्राइब का वो आदिवासी नहीं है जैसे कोई भी कंपनी आकर के मूर्ख बना के चली जाएगी दारू दे करके, अल्कोहल पिला करके। आप हैरान हो जाएंगे कि 1970s के दौरान उत्तराखंड के चमोली और अदर इलाकों में फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स ने अल्कोहल की सप्लाई और सप्लायर्स ऑलमोस्ट डबल कर दिए थे लोगों को कंटेमिनेट करने के लिए। ये ड्रग अब्यूज एक बहुत बहुत पुराना मुद्दा है, और इसके खिलाफ कंट्री लेवल पर बहुत कैंपेन हुए हैं, और यही कारण है कि गांधी जी इंटॉक्सिकेशंस के अगेंस्ट थे इतने स्ट्रांगली, और गांधी जी की मूवमेंट इसी पे बेस्ड थी, इंटॉक्सिकेंट्स। तो कुल मिलाकर के डबल कर दिए गए सप्लायर अल्कोहल पहुंचा करके, और गांव के लोगों का दिमाग शून्य कर दिया गया, मेंटली फिजिकली उन्हें इतना वीक कर दिया, उन्हें कुछ समझ नहीं आता था। और फिर आप उनसे कुछ भी काम लीजिए, आप वहां के पेड़ काटिए, एक पेड़ 100 पेड़ काटने बदले में 1 बोतल दारू दीजिए, खत्म कहानी। तो कुल मिलाकर के चिपको मूवमेंट में इसका भी विरोध किया गया था, ये अल्कोहलिज्म बैन किया जाए उत्तराखंड में, ये नहीं चलेगा। ऐसा ही यूथ जब ग्रेजुएट हुआ, जब डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, नॉवलिस्ट बना, जब पत्रकार बना, जर्नलिस्ट बना, एक्टिविस्ट बना, तब उसने देखा कि मेरी कम्युनिटी है, एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता था कुछ भी नहीं दिखता देश में। कॉन्स्टिट्यूशन कहता था कि इनजस्टिसेस नहीं होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता था कि इक्वलिटी होगी, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे मुझे तो कोई जस्टिस नजर नहीं आता। पॉलिटिकल लेवल पे वेयर इज आवर रिप्रेजेंटेशन? एक रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया बना के गए थे अंबेडकर, वो भी कभी जिंदगी में चुनाव नहीं जीत पाती है, और अगर जीतती है कुछ सीटें तो उसे किसी ना किसी बड़ी पार्टी से अलाय करना पड़ता है, तो इसका एजेंडा तो आगे जाता ही नहीं। दूसरी बात, इकोनॉमी लेवल पर हम कहाँ हैं?
आज कंट्री लेवल पर जो जेंडर और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसने इकोनॉमिक खाई को और बड़ा कर दिया है। आज हम अपनी कास्ट सिस्टम की डिस्क्रिपेंसीज की वजह से एजुकेशन नहीं ले सकते मेन स्ट्रीम। हम सवर्णों के बच्चों के साथ बैठ करके स्कूल के अंदर बैठ के पढ़ नहीं सकते। हमें हायर एजुकेशन में जाना होता है तो हमें सेग्रीगेट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है सोसाइटी से। आज हमारी औरतें जो मेन बावली है वहां से पानी नहीं भर सकती, कई घंटे उसे एक लोटा पानी, एक मटका पानी लेने जाना पड़ता है, जिससे बच्चों की परवरिश, बच्चों की शिक्षा पढ़ाई। जब माँ पानी लेने गई है तो बच्चा एक्चुअल में डेवलपमेंट कहाँ से करेगा, स्कूल कहाँ से जाएगा? लड़की है तो उसे घर का झाड़ू भटका है, और लड़का है तो उसे पशुपालन में लगा दिया जाएगा। इसका बहुत बहुत दूर तक परिणाम जब देखने को मिला तो उन्होंने कहा कि ये जो जेंडर इनइक्वालिटीज हैं, ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, इसने इकोनॉमिक खाई को, ट्रेंच को और डीप कर दिया है। और जब तक ये नहीं ठीक होता, जस्टिस तो मिलने से रहा। ये काहे का जस्टिस है? सिर्फ हम वोट डाल सकते हैं और अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। काहे का रिप्रेजेंटेटिव जब हमसे कंसर्न ही नहीं है हमसे कि अल्टीमेटली हम ठीक कहां से होंगे। और व्हाट डू यू मीन बाय द लॉज? लॉज क्या करेंगे हम? लॉज इंप्लीमेंट करने वाला एक स्वर्ण है, एक गोल्डन कास्ट है। हम जब कंप्लेंट लिखाने जाते हैं वो भी गोल्डन है। और कुल मिला के सारा गांव ही जब इतनी बड़ी मात्रा में गोल्डन कास्ट है, जिसने हमें गांव की मेन सेटलमेंट से ही सेपरेट हमारी सेटलमेंट कर रखी है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये अपार्थाइड नहीं है कंट्री में? एक अफ्रीका का अपार्थाइड था जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी, दिखता था। ये हिडन अपार्थाइड है। पानी से पानी नहीं निकाल सकते, गांव की मेन एरियाज में रह नहीं सकते, स्कूल के अंदर बाकी बच्चों से पढ़ नहीं सकते, बसों में यात्रा हम उस लेवल पे कर नहीं सकते, मंदिरों में हमारी एंट्री बैन है, धर्म ग्रंथ हम पढ़ नहीं सकते। दिस इज एक्चुअली अपार्थाइड, दिस इज एक्चुअली सेग्रीगेशन। जब तक ये होगा देश का विकास नहीं होगा। ये सवाल किया किसने? यूथ ने। तभी आपको पता है 1970 की सारी मूवमेंट्स किसने ऑर्गेनाइज की थी? गुजरात और बिहार में यूथ ने। वाई? यूथ एजुकेटेड था, तभी से तो स्ट्रांग हुई है यूथ पॉलिटिक्स कॉलेजेस से। तो कॉलेज उस समय अखाड़े थे पॉलिटिक्स के, राजनीति के। ये वो गंदी पॉलिटिक्स नहीं होती थी चुनाव वाली और सीटें जीतने वाली। ये पॉलिटिक्स होती थी सरकार से मैक्सिमम काम निकालने वाली। ये पॉलिटिक्स होती थी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो एनश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे एक्चुअली एप्लीकेबल करा के और एग्जीक्यूट कराना है। ये पॉलिटिक्स होती थी जब राजनेताओं को उनके भूल गए दायित्व याद दिलाना है। दे थी यूथ पॉलिटिक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। बाद में कंटेमिनेट हो गई, हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना यूथ विंग बना लिया और उसे यूज, उन्होंने देखा माय गॉड इतने फॉलोअर इनके पास, एक यूथ नेता खड़ा होता है पीछे लाखों फॉलोअर, यार इसको पकड़ो जल्दी, ये तो काम ही आसान कर दिया इसने हमारा वोटों का। ये सारा यूथ ही तो है, वोटे हैं, जल्दी जल्दी उम्र घटाओ इनकी, 21 से 18 करो, इस बार हमें वोटें वादू आने वाली है। और राजीव गांधी का ये माइंड ब्लोइंग कदम, सब कहते हैं वाह वाह वाह, लोकतंत्र को कितना वाइड कर दिया राजीव गांधी ने, 21 से 18 कर दिया। 21 से 18 करते जो लाखों हुजूम नया उमड़ा वोटों का। लेकिन राजीव गांधी ये समझ नहीं पाए कि ये कंसेप्ट कभी ना कभी अगेंस्ट ही जाएगा, चुनाव धड़म से हार गए। तो कुल मिलाकर के एक्चुअल में यूथ क्या कर रहा है? उस समय बड़े पैमाने पर जो एट्रोसिटीज बरपाई जाती थी दलितों के ऊपर, जिसकी जड़ें पड़ी हैं कहाँ पे? ब्रिटिशर पीरियड में। इसके पहले भी भारतीय समाज में भेदभाव थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो कंसंट्रेट कराए हैं ये भेदभाव, ये डिस्क्रिमिनेशंस, जमींदारों का इतना बड़ा एक जो वर्ग पैदा किया गया, जो कास्ट डिविजन्स ब्रिटिशर्स के समय में स्ट्रॉन्ग की गई, ऐसा उदाहरण पहले देखने को नहीं मिलता। और अल्टीमेटली जो 20 ईयर्स की हमने इकोनॉमिक प्लानिंग पॉलिसी फॉलो कर ली, इसके तहत ग्रोथ हुई, लेकिन ग्रोथ कुछ पर्टिकुलर सोसाइटी के सेगमेंट्स की, ग्रोथ कुछ पर्टिकुलर एरियाज में हो गई, जिसने इस खाई को और डीप कर दिया। मतलब ओवरलैप हो गई चीजें। कैसे? वो दलित है, वो स्वर्ण है, कास्ट वाइज तो वो गोल्डन है, वो दलित है। अब वो रिच भी है और ये पुअर है, वो एजुकेटेड भी है या अनएजुकेटेड है, वो अर्बन है या रूरल है, वो फॉरवर्ड है ये बैकवर्ड है, वो पॉलिटिकली स्ट्रांग है ये सोशली टोटली वीक है, तो पॉलिटिकली कहां से स्ट्रांग हुआ? ये जो ओवरलैप हुई चीजें आजादी के बाद, इसने तो हालत ही खराब कर दी। और अब माहौल ये है कि दिन दिहाड़े उनकी औरतों को नग्न अवस्था में सड़कों पे दौड़ाया जाता है, उनके बाल जो हैं वो काट दिए जाते हैं उस तरह के साथ, और उनसे हर तरह के वो काम कराए जाते हैं जो ठीक नहीं। वर्किंग एरिया में सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे पब्लिक एरिया से है। यूथ जो है उससे अगर वो अपनी कम्युनिटी की सर्विसेज नहीं देता तो उसे कब कहाँ मार दिया जाता है या खत्म कर दिया जाता है ये पता नहीं लगता था। और पूरे के पूरे समाज की तड़ी पार करते थे, मतलब एक्सक्लूजन, राशन की दुकानों से राशन नहीं मिलता था, कोई इन्हें किसी सभा में एंटर नहीं होने देता था, हुक्का पानी बंद, ऐसा वर्ड यूज करते कि इनका हुक्का पानी बंद, ये नियम तोड़ना चाहता है। ये बात सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मेंशन था,
लेकिन इसके रिलेटेड कानून 1960-70 में आकर के बने, जिससे प्रभावी बना। कुल मिलाकर के इस यूथ ने उस ब्रिटिशर्स पीरियड में कंसंट्रेट हुए इस सिस्टम को, जो उन्हें धीरे धीरे बंधुआ मजदूरी, जो बेगारी की तरफ लेकर के चला गया था, इसे कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास किया। इसलिए मेन एस्पेक्ट एट्रोसिटीज के अगेंस्ट ही रहा। दिस इज द रीजन कि 1989 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट्रोसिटी एक्ट लेकर के आई, जिसके लिए अभी बहुत चर्चा चली थी। आज आपको महसूस होता होगा कि अगर कहीं रिजर्वेशन भी ना होती ना देश में, तो देश का वो 40 से 50% हिस्सा आज क्या बना होता, आप सोच नहीं सकते थे। और इस देश में कितने सीरिया और कितने लेबनान होते, आप इमेजिन नहीं कर सकते थे। ये जो आज एक भारत आपको नजर आता है, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता था, नॉट एट ऑल पॉसिबल। कुल मिलाकर के रिजर्वेशन पॉलिसीज ने किसी हद तक उस सेक्शन को कुछ ना कुछ सर्व किया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्या डिमांड्स की गई उनकी तरफ से? उनकी तरफ से सबसे पहली डिमांड ये आई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस गिवन है उनको प्रॉपर अप्लाई किया जाए। जो हमें इक्वलिटी का स्टेटस प्रोवाइड करने की बात है वो अप्लाई होना चाहिए। जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ की बात कही गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलनी चाहिए प्रॉपर। हमें किसी तरह की एजुकेशनल या किसी तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ किसी एरिया में डिनाई नहीं होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट है उसे फंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के थ्रू जो डायरेक्शंस हैं कि वो सोशली इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, जल्द से जल्द लॉज बना करके कुछ ऐसी फेवरेबल पॉलिसीज़ बनाई जाए कि वो पॉलिसीज़ के तहत हमारा विकास हो सके। भीमराव अंबेडकर का जो विजन था, उस विजन को जल्द से जल्द देश में कन्वर्ट किया जाए कि पूरे देश में एक समान नागरिकता अधिकार होना चाहिए सभी को। और ये तभी होगा जब सभी नागरिक समान होंगे, एटलीस्ट सामाजिक तौर पर। एटलीस्ट सामाजिक तौर पर सोशली अगर आप सबको इक्वल कर देना, फिर मेरिट की गेम आती है, फिर इकोनॉमिक तौर पे वो इक्वल होते हैं। और सामाजिक तौर पर जब आप सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, मैं सोशियोलॉजी में पढ़ाऊंगा, सोशल इंस्टीट्यूशंस में सबसे पहला इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशंस में आप बराबरी कर दो, फिर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक लेवल पे बराबरी अपने आप हो जाएगी। फिर मेरिट है, नहीं हो पाई बराबरी तो नहीं हो पाई। अब वो पढ़ता ही नहीं है तो कोई क्या कर ले रिजर्वेशन में भी। दैट इज द कंसेप्ट। तो कुल मिला के ये करना जरूरी है। दूसरी बात, ये आगे बढ़े, इन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें ये कास्ट सिस्टम ही कंट्री में डिस्ट्रक्ट कर देना है, डिस्ट्रॉय। कास्ट सिस्टम डिस्ट्रॉय कैसे होगा, आप उसे कैसे तोड़ सकते हैं? खत्म तो देखो भाई होना नहीं, फिनिश तो होना नहीं। सिस्टम है मतलब कास्ट तो फिनिश नहीं होनी ना, जाति तो है ही है, जाति तो रहेगी। जाति से जो तंत्र पैदा हुआ है वो गलत है। अगर थोड़ा ध्यान से सोचो, जाति तो रहनी है, जाति प्रथा तो रहनी है। जाति प्रथा से जो सिस्टम डेवलप हो गया है, जो क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है, उसको खत्म करना जाए। तो इन्होंने कंट्री लेवल पर कास्ट सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात की। माने कि हमारी ये मूवमेंट एससी दलित के फेवर में नहीं, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल पीजेंट्स, एक ऑल राउंड कंट्री वाइड नेटवर्क बनाना है और सबको साथ लेकर के आना है। यानी कि जिसके अगेंस्ट भी एट्रोसिटी है वो सारे अपने पार्ट है, वुमेन है, सारे सेक्शंस है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस लेवल पर अब इन्होंने इतने बड़े पैमाने पर जो फॉर्मेशन की है, जो सीधे सीधे पॉलिटिक्स में दखल कर रही है, राज्य को नीतियां बनाने में मजबूर कर रही है, गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने को कह रही है, गवर्नमेंट को नए फेवरेबल पॉलिसीज बनाने को कह रही है, डिस्क्रिमिनेशन दूर करने को कह रही है, लेकिन ये सब कुछ नॉन पार्टी वे में। इनकी कोई पार्टी नहीं और इनका कोई ऐसा सिस्टम नहीं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ये सारे के सारे कहलाए जाते थे दलित पैंथर। दलित पैंथर क्योंकि भीमराव अंबेडकर का गढ़ महाराष्ट्र रहा है, महाराष्ट्र की माहर जाति से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये दलित पैंथर की शुरुआत कहाँ से है? महाराष्ट्र। क्योंकि किसके नाम पे सब चलेगा? बाबा साहब अंबेडकर के नाम से, और ये वहीं से फैलेगी सारे एरियाज में मेनली। क्यों ये ऐसा क्यों हो सका? आप एक बात हमेशा याद रख लेना, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, बिग ट्रेडर, बिग मर्चेंट और ट्राइबल एरियाज आपको यहीं पे दिखेंगे और इन्हीं के बीच में कन्फ्लिक्ट है। फिर यहाँ से ये फैलेगी कहाँ? गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये इन एरियाज में जाएगी, मध्य प्रदेश। तो ये नेक्स्ट, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना, यहाँ से एक्सपेंशन शुरू हुआ। तो कुल मिलाकर के इन्होंने ये डिसाइड किया कि ना इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना, ना पार्टी बनाना, ऐसे लूज कलेक्शन के तौर पे आगे बढ़ना। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, 1980s 1990s का दौर आया, इतनी ह्यूमंगस हो गया इनका बेस, ये काफी इन्फ्लुएंस करने लगे और पॉलिसियां बनवाई भी, अपने हक में काम करवाए भी। एट्रोसिटीज एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन्हीं की देन है, लेकिन अल्टीमेटली इनके कई तरह के एग्रीमेंट्स हो गए पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, कई तरह के कॉम्प्रोमाइजेस कर लिए, फेल हो गए।